हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को? हेलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है सभी को? गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, कल से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं न्यू टॉपिक को। ओके, कल मुझे जहां तक याद है कि हम लोगों ने कल जहां तक मुझे याद है कि हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ लिया था वो था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और मुझे लगता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में सभी को समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं, कुछ दूसरी चीजें देखते हैं। तो जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था उसी के बेसिस पर मैं बात करूं, उसी के बेसिस पर बात करूं तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्रेड को। रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने रिप्रेजेंट किया कुछ ऐसे M20 लिखा, तो यहां पर जो M रहता है ये आप सभी को पता है कि M इज रिप्रेजेंटिंग हियर मिक्सचर। M क्या बता रहा है आपका? मिक्सचर बता रहा है। और 20 जो है वो क्या बता रहा है आपके पास पर? किसका कैरेक्टर बता रहा है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, characteristic of compressive strength after 28 days। कास्टिंग के 28 डेज के बाद आपको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और इसकी यूनिट जो रहती है दैट विल बी इन न्यूटन पर mm स्क्वायर और यू कैन से मेगा पास्कल। क्लियर है? तो इतना आपको पता रहना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लियर है? बहुत पढ़ा दिया सरफराज, 1 घंटे से पढ़ रहे हैं हम, 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते। चलिए, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा और दिस इज ऑल अबाउट कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सर ये भी नोट करना है। मैं कह रहा हूं कि यदि आप इसे नोट करने के लिए सोचेंगे तो अपना नाम भी ना डेली लिखना है, अपना नाम डेली लिखना है और ये याद रखना है कि अपना नाम ये है। मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं, ये आप सभी को पता है। मैं नहीं बताता तो आप बताते कि सर ये तो हमें पहले से पता था। क्लियर है बात? तो इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है? अरे भाई ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आगे और आगे बढ़कर हम देखते हैं नई तरह की चीज दैट इज हम देखते हैं नया टॉपिक दैट इज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अब इस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है आपका, उसको बड़े ध्यान से आप लोग को समझना है यहां पर। तो जैसा लिखा हुआ एक्सेप्टेंस,
एक्सेप्टेंस कहने का मतलब है कि कोई भी ग्रेड का यदि आप कंक्रीट बना लेंगे, कैसा भी कंक्रीट आप बना लेंगे और उस कंक्रीट को बिल्डिंग में लगाने का सोचेंगे, तो क्या वो कंक्रीट बिल्डिंग में लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर है? हो सकता है आपने प्रॉपरली ना बनाया हो सकता है कि आपने प्रोडक्शन जब किया होगा कंक्रीट का सही से नहीं किया हो सकता है कि आप कंक्रीट में जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ रख रहे हो उसके कंपैरेटिवली जो स्ट्रेंथ बन रही है वो बहुत ही ज्यादा कम है। हरी बात समझ में? हर सैंपल के बीच में डिफरेंस आ रहा है, एक लेबर बना रहा है, एक इंजीनियर, एक लेबर, एक इंजीनियर, एक स्किल्ड लेबर, एक अनस्किल्ड लेबर, एक स्किल्ड लेबर, एक अनस्किल्ड लेबर, ऐसा बन रहा है कंक्रीट को बना रहे हैं। तो वहां पर आपके पास फर्क बहुत आ जाएगा, और यदि जितना ज्यादा फर्क या जितना ज्यादा डिफरेंस कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है आपका, उतना ही फर्क आपके स्ट्रक्चर पर आएगा। स्ट्रक्चर पर देखने को मिल सकता है कि एक बीम के अंदर कंक्रीट आपने पूरी बीम में तो रिप्रेजेंट किया था कि M20 लगाऊंगा, लेकिन किसी में M15 पहुंच रहा है, किसी में 15 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ पहुंच रही है, किसी में 12 पहुंच रही है, किसी में 25 पहुंच रही है, किसी में 30 पहुंच रही है। यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसे रोकने के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आता है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहता है कि मैं आपके जो भी आपके पास पर कंक्रीट का प्रोडक्शन होगा, उस कंक्रीट को बताऊंगा कि क्या वो कंक्रीट लगने लायक था या नहीं है। हमने कहा कैसे बताओगे भाई आप? उन्हें कहा बिल्कुल टेस्ट कर टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो इसने यहां पर किया क्यूब टेस्ट। तो क्यूब टेस्टिंग के बेसिस पर हम ये चेक करते हैं कि कंक्रीट को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कंक्रीट को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो कंक्रीट को स्वीकार करने की जो 3-4 जो आपके पास पर कंडीशन दी गई है, उन 3-4 कंडीशन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। वो फुलफिल करेगा जब आपका कंक्रीट, तब उसे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लायक माना जाएगा, लायबल माना जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, चलिए। सो एक एक कर पहले एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के पहले कुछ बेसिक की बात करता हूं मैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या है बेसिक टर्मिनोलॉजी? सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बोलते हैं स्पेसिमेन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? क्यूब भी बोल सकते हैं। दूसरा एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं सैंपल। सैंपल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्यूब, उसे बोला जाता है सैंपल। फिर बात करते हैं ग्रुप। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सैंपल। 4 सैंपल्स का जो आपके पास पर ग्रुप, 4 सैंपल को यदि आप जोड़ देते हैं या 4 सैंपल को एक साथ यदि आप बात करते हैं, तो वो कहलाता है कि आपके पास पर, वो कहलाता है आपके पास पर ग्रुप। मतलब यहां पर बात करूं तो यहां पर हम बात करेंगे एक स्पेसिमेन की, सैंपल में बात करेंगे और यहां बात करेंगे ठीक है। सो दिस इज, ये क्यूब है, दीज आर सैंपल,
एंड दिस इज ग्रुप, लेकिन है तो इंडिविजुअल, इसके अंदर क्या एक क्यूब ही है। ठीक है, इसके अंदर क्यूब ही है, पूरे क्यूब है ना। 4 आपके पास पर सैंपल का सेट जो है उसे ग्रुप कहा जाता है, 3 क्यूब का सेट जो है उसे सैंपल कहा जाता है, और सिंगल क्यूब है ये जैसे स्पेसिमेन कहा जाता है। क्लियर है बात? तो यहां से आप लोग को एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये दोनों फिजिकल चीज नहीं है। ये दोनों, यदि मैं बात करूं किसके बारे में, सैंपल के और ग्रुप के बारे में बात करूं, तो ये दोनों आपके पास पर आपके टेस्ट के रिगार्डिंग 2 टर्म्स बनाई गई हैं। फिजिकल टर्म सिर्फ क्या है आपके पास पर, फिजिकल टर्म सिर्फ क्या है, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन फिजिकल है, जो देखने में आएगा, हाथ से लगाकर छू सकते हैं अपन। जब सैंपल की बात करेंगे तो सैंपल एक आपके पास पर इमेजिनरी थिंग है जिसके अंदर क्यूब आते हैं, और क्यूब जो फिजिकल है। क्लियर है? तो ये समझ में आया सभी को? अरे चेहरा देखना नहीं है सरफराज, अपने को ये चीज दिखना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। स्क्रीन मैंने लाइट एक इसलिए ऑफ किया ताकि आपको स्क्रीन क्लियरली दिखे। यहां तक सभी को समझ आया? बताइएगा। सभी को यहां तक समझ आया? क्लियर? चलिए, अब सैंपल कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। सैंपल है, सैंपल की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल, स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल, इसे बोलते हैं एवरेज ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। क्यूब स्ट्रेंथ का ही एवरेज क्या कहलाता है आपके पास पर? तो यहां पर जब हम बात करते हैं क्यूब सॉरी सैंपल स्ट्रेंथ, तो मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं, एक एग्जांपल, या रिजल्ट ऑफ क्यूब टेस्ट। क्यूब टेस्ट का रिजल्ट लिखता हूं। क्या है क्यूब टेस्ट का रिजल्ट? आया भाई 12 मेगापास्कल, 12.5, 13.2, या फिर ये किसी तरह से और भी आ सकता है। मतलब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में जरूरी नहीं है कि अरेंज करूं। 14, 12, 13.2, 12.6, 15.4, 12, 13.2, 14.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुछ इस तरह से ये कुछ रिजल्ट है मेरे पास पर। अब इस रिजल्ट से हम क्या बनाएंगे? सैंपल बनाएंगे। चलिए, तो आप लोग अभी कमेंट बॉक्स पर कुछ नहीं लिखे हैं, अभी आप इधर देखें। अब चलिए, अब यहां से हम क्या करते हैं? अब यहां से हम बनाते हैं सैंपल। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्यूब इज सैंपल, है ना? यहां तक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्यूब इज सैंपल, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्यूब इज सैंपल। क्लियर है? तो दिस इज सैंपल। यहां तक दिख रहा है आपको? कभी कैसा नहीं हो सकता है कि आपने ये बनाया और फिर आपने कहा कि मैं ये भी बना रहा हूं। तो इसमें देखेंगे आप कि 13.2 इसमें भी आ रहा है और 13.2 उसमें भी आ रहा है, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग देखें। क्लियर है? तो ऐसा आपको नहीं करना है। नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, है ना? नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होने चाहिए। एक ही क्यूब की स्ट्रेंथ को दोनों सैंपल में आप कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए, तो ये है आपके रिजल्ट। तो ये यहां से आपके पास पर आ जाएगा क्या? इसे मैं डिनोट करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल 1, इसे कहूंगा स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल 2, इसे कहूंगा स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल 3।
क्लियर है? इसे मैं डिनोट कर देता हूं F1, इसे F2, इसे F3, इसे F4, F5, F6, F7, F8, F9। स्ट्रेंथ को डिनोट करने का सिंबल F था। तो यहां से आपके पास पर FS1 कैसे निकाला जाएगा? FS1 मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल 1, है ना? F1 क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल 1। इट इज द एवरेज ऑफ क्यूब, जो भी क्यूब आपने उसके अंदर लिए। कौन कौन से लिए भाई? देखो 14, 12 एंड 13.2। तो क्या हो जाएगा यहां पर? F1 प्लस F2 प्लस F3 बाय 3, मतलब 14 प्लस 12 प्लस 13.2 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर बात? सभी को क्लियर है? सैंपल की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जा रही है? हाँ जी, सैंपल की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जा रही है? समझ में आ रहा है सभी को? जल्दी बताइए। जल्दी 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 बताइए, आया सभी को समझ में? सैंपल की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जा रही है? आया? चले, तो दिस इज जो आपको दिया हुआ था, वो दिया हुआ था F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, सब कुछ दिया हुआ था, है ना? आपको क्या निकालना है? सैंपल की स्ट्रेंथ। तो सैंपल की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जा रही है? एवरेज ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ, है ना? तो सैंपल की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है? सैंपल की स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है? एवरेज ऑफ क्यूब क्लियर है? एवरेज ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ ही होती है आपके पास पर सैंपल की स्ट्रेंथ। तो मेरे ख्याल में ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा सर, ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था क्या? ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक्स है। ये सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूं। तो बेसिक में सबसे पहले वो बताया था, बेसिक में दूसरा टर्म पर ये बता रहा हूं। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़कर अपन पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नंबर 1। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्राइटेरिया नंबर 1। क्या बोलता है क्राइटेरिया नंबर 1? क्राइटेरिया नंबर 1 बोलता है the variation in strength of cube shall not be more than 15%। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब शैल नॉट बी मोर देन 15%। 15% से ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। वेरिएशन इन स्ट्रेंथ। सर किससे वेरिएशन? सर वेरिएशन तो समझ में आ रहा है नहीं होना चाहिए, मान लिया, लेकिन किससे वेरिएशन नहीं होना चाहिए? मीन से, सैंपल स्ट्रेंथ से। ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं, एक एग्जांपल बता देता हूं। एग्जाम्पल, हमने क्यूब स्ट्रेंथ निकाली, क्या आई? क्यूब स्ट्रेंथ क्या निकाली आपने? 3 क्यूब स्ट्रेंथ आई आपके पास पर। क्या आ गया आपके पास पर? F1, F2 और F3, ये 3 आ गए। इससे क्या निकालोगे? इन तीनों से क्या निकालोगे आप निकालोगे FS, निकालोगे आप FS। ये क्या होगी? सैंपल स्ट्रेंथ, जो इन तीनों के एवरेज कर निकाली जाएगी। निकाली जाएगी नहीं निकाली जाएगी? हाँ जी, है ना? तो ये निकाली गई एवरेज कर, है ना? कैसे? ये इधर पर पहले बता चुका हूं मैं।
बार बार नहीं लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो वहां पर। इस तरह से निकाली जाएगी आपके पास पर सैंपल स्ट्रेंथ। ये FS1 निकाला, तो FS1 कैसे निकाला, इन तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया। तो यहां पर भी वही करना है, इन तीनों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है। अब क्या बोला जा रहा है, द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब शैल नॉट बी मोर देन 15%। मतलब इस स्ट्रेंथ से, मीन स्ट्रेंथ से वेरिएशन कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इससे कितना कम चल सकता है, इससे कितना कम चल सकता है, और इससे कितना ज्यादा चल सकता है, इससे कितना कम और कितना ज्यादा चल सकता है। इससे 15% कम चल सकता है, इससे 15% ज्यादा चल सकता है। क्लियर है, इससे 15% कम चल सकता है, इससे 15% ज्यादा चल सकता है, उसके नीचे और ऊपर नहीं चलेगा। क्लियर है, तो यदि मैं इसे 100% मान लेता हूं, यदि मैं इसे 100% मान लेता हूं, तो इससे 15% कम कितना होगा, 100 में से 15 गया तो बचा कितना, 85। तो ये कितना हो गया यहां पर 0.85, और किसका, इसका, इस वैल्यू का। इससे 15% ज्यादा हो सकता है, इसमें 15% ऐड कर दो तो 100% यदि ये है तो 100 में ऐड हो गया तो कितना हो गया 115%, मतलब 1.15 ऑफ FS। इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं एक और तरीके से बनाता हूं इसे। यह है आपके पास पर रिजल्ट। यदि मीन कहां पर आता है, यदि मीन यहां पर आता है और मीन की वैल्यू को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, FM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर आप चाहे तो FS से रिप्रेजेंट कर दीजिए। मीन ऑफ सैंपल ही है ना वो, सर मीन ऑफ क्यूब ही है ना, दैट इज सैंपल स्ट्रेंथ। तो इससे कम कितना चल सकता है, मतलब ये वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, ये वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, 0.85 टाइम्स ऑफ FS। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 15% ज्यादा, मतलब 1.15 टाइम्स ऑफ FS। मतलब यहां पर कितना परसेंट वेरिएशन हो गया और यहां पर कितना परसेंट वेरिएशन हो गया, इतना ही अलाउ कर रहा है। प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है बाबा, कुछ भी हो सकता है प्रैक्टिकली, लेकिन ये कह रहा है कि मैं एक्सेप्ट तभी करूंगा, स्वीकार तभी करूंगा जब रिजल्ट के वेरिएशन ऐसे होंगे। क्लियर है बात, समझ आई सभी को, सभी को समझ आया नहीं आया, जल्दी बताइए। तो सेकंड क्राइटेरिया की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी जल्दी बताइए। हाँ जी एक बार और समझा रहा हूं मैं। इसको 2 मिनट के लिए हटाओ यहां से। अब यहां पर अपन देखते हैं वापस से, यहां पर हमें क्या बोला गया है, द वेरिएशन इन स्ट्रेंथ। वेरिएशन मतलब आपका चेंज जो है, चेंज नहीं होना चाहिए 15% से ज्यादा। अरे तो किससे चेंज नहीं होना चाहिए, किस वैल्यू को बेस मानकर आप उससे 15% का वेरिएशन नहीं चाहते, वो 15% से ज्यादा का वेरिएशन नहीं चाहते। शेल नॉट बी मोर देन, 15% तक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। यहां पर क्या लिखा है आपके पास पर, वेरिएशन। अब वेरिएशन किससे लिया जाएगा, मीन से। अब मीन निकाला आपने, मीन कैसे निकालेंगे, आप तीनों स्ट्रेंथ लेंगे क्यूब की, तीनों क्यूब की स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ जाएगा क्या, FS। सैंपल की स्ट्रेंथ आ जाएगा। अब ये सैंपल की स्ट्रेंथ है, ये मीन स्ट्रेंथ है। अब इस मीन स्ट्रेंथ से वेरिएशन कितना नहीं हो सकता, इस मीन स्ट्रेंथ से वेरिएशन 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। 15% माइनस और 15% प्लस। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, आप लोग को ही करना है। इन अ क्यूब टेस्ट, result are 18
मेगा पास्कल, 21 मेगा पास्कल, 23 मेगा पास्कल। क्लियर है? ये है। तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे निकालेंगे? सो सैंपल स्ट्रेंथ, सैंपल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे भाई? F1 प्लस F2 प्लस F3 बाय 3, मतलब Fs इज इक्वल टू 18 प्लस 21 प्लस 23 बाय 3। तो क्या मिल जाएगा आपसे? Fs मिल जाएगा। क्लियर है? कितना आ रहा है Fs? (21 प्लस 23 प्लस 18) 20.67। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास पर 20.67। अब 20.67 से आपके पास पर 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए इन क्यूब की स्ट्रेंथ, और 15% कम नहीं होना चाहिए। अब मिनिमम और मैक्सिमम कौन कौन है? 18 और 23। तो 18 और 23 को ही चेक करते हैं, लेकिन 18 और 23 को चेक करने के पहले इसकी रेंज पता कर सकते हैं, कितना रेंज जा सकता है। तो यहां पर लिखा अपन ने कितना जा सकता है? 15% कम हो सकता है। यदि इसे 100 माना तो 100 में से 15 गए 85, और यहां पर यदि आप इसको परसेंट में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसी का परसेंट निकाल लेना, स्ट्रेंथ आ जाएगी। या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, इसका 15% ज्यादा, तो 100 में 15 ऐड किया 115 हो गया। तो इसी से निकालते तो कितना आता भाई? तो फर्स्ट क्राइटेरिया चेक करते हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो एफएस का, एफएस से कितना 15% कम, कितना हो जाएगा? 0.85 ऑफ एफएस। 15% ज्यादा 1.15 ऑफ एफएस। एफएस कितना है आपके पास पर? 20.67। तो 0.85 कितना हो जाएगा उसका? 0.85 ऑफ एफएस। निकालो भाई। हो गया 17.56, 17.56, और उसी का 1.15 निकालो, 23.76, 23.76। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? तो जो आपके पास पर रिजल्ट आए हैं, जो आपके पास पर रिजल्ट आए हैं, उनके बीच में या उनकी वैल्यू किससे कम या किससे ज्यादा नहीं हो सकती? इन क्यूब की स्ट्रेंथ 17.56 से कम नहीं हो सकती, और इन क्यूब की स्ट्रेंथ 23.76 से कम नहीं हो सकती। सर यदि हो गई, इससे यदि ज्यादा हो गई, यदि ये क्यूब की स्ट्रेंथ यदि 24 या 25 मेगा पास्कल निकलती, तो उस केस में इस क्यूब के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कंक्रीट को बोल दिया जाता खराब क्वालिटी का कंक्रीट है। यदि बिल्डिंग में लग गया तो बिल्डिंग से कंक्रीट को निकाला जाता। सर कास्टिंग हो चुकी है 28 दिन पहले, तो फिर क्या करो? हल्का सा उसको आप हैमरिंग कर या थोड़ा सा ब्लास्ट कर वहां से रिमूव करो, क्योंकि वो कंक्रीट जो है खराब क्वालिटी का लग चुका है। टाइम के साथ उसकी क्वालिटी और डिके होती चली जाएगी, और स्ट्रक्चर की जो सेफ्टी है वो भी कम होती चली जाएगी। समझ आ रही बात? एग्जाम्पल सभी को समझ आया नहीं आया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एग्जाम्पल सभी को समझ आया? क्लियर? सरफराज, ऋषिकेश, सरफराज, ऋषिकेश, समझ में आया? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं, क्राइटेरिया नंबर 2 की तरफ पर बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्राइटेरिया सबसे पहले समझ में आना जरूरी है आप लोग को। तो क्राइटेरिया नंबर 2, क्राइटेरिया 2 क्या बोलता है? क्राइटेरिया 2
क्राइटेरिया 2 बोलता है कि जो मीन होगा आपका, मीन होगा 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल, वो कम नहीं होना चाहिए। क्या है? मीन ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल, मीन ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल, ये कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.825 सिग्मा प्लस FCK और FCK प्लस 3। इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपके पास पर क्या होगी, मोर होगी, उससे ज्यादा होना चाहिए। विच एवर इज मोर और ग्रेटर, विच एवर इज मोर और ग्रेटर। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ये रिजल्ट तो आपको कोडल प्रोविजन दे रखा है 0.825 सिग्मा। सिग्मा क्या बता रहा है यहां पर? स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है। FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बता रहा है, FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इन दोनों में से कोई भी एक रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो मीन ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग सैंपल, ओवरलैपिंग का मतलब समझ में आ गया था आपको? ओवरलैपिंग का मतलब समझ में आ गया था? सरफराज, आपको वो समझ नहीं आया था वो वाला पार्ट, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। एक काम करूंगा, एक क्वेश्चन यदि अपन करेंगे तो उस क्वेश्चन के अंदर एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर मैं इसको वापस से समझा दूंगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर अपन बात करते हैं मीन ऑफ नॉन ओवरलैपिंग। अब नॉन ओवरलैपिंग की बात कर रहा है तो यहां पर हमें क्या करना है? अब क्या बोल रहा है? सैंपल कितने लेने हैं? सैंपल 4। तो 4 सैंपल लेने हैं, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास पर? FS1 प्लस FS2 प्लस FS3 प्लस FS4, हो गया 4। 1 2 3 4, 4 सैंपल। इसका क्या लेना है भाई? क्या लेना है? क्या लिखा है यहां पर? मीन, मीन लेना है डिवाइडेड बाय 4। इसकी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, किससे ज्यादा आनी चाहिए? इनसे। 0.825 सिग्मा प्लस FCK और या फिर FCK प्लस 3, विच एवर इज मोर। प्रीवियसली, पहले कोड में आप जाएंगे तो देखेंगे, जब भी आप कोड में देखेंगे तो बताएगा कि M20 के ऊपर, सॉरी M15 और उसके ऊपर के लिए ये है, M15 के नीचे के लिए ये है। लेकिन ये अमेंडमेंट, ये संशोधन किया गया है 2013 में, और 2013 में संशोधन करने के बाद बताया गया है कि हर क्यूब को सिर्फ इसी से टेस्ट कर सकते हैं। जो 2 क्राइटेरिया लिखे होंगे आपके कोड में, उन दोनों को नहीं देखना है आपको, आपको सिर्फ इसी को मानना है बेस और इसी से आगे चलना है, ठीक है। क्योंकि ये अमेंडमेंट में, संशोधन में चेंज हो चुका है 2013 में, और जो आगे प्रिंट है वो आपके पास में 2000 ईयर में जो प्रिंट हुआ था वो था। तो अमेंडमेंट आप देखेंगे लास्ट में, कोड के सबसे लास्ट में आपको अमेंडमेंट दिख जाएगा। तो दिस इज द रियल वन। अब इसको कैसे निकालना है आपको, तो अभी आपको जो डेटा दूंगा उस एग्जांपल से आपको सब समझ आएगा। तो पहला चीज है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये समझ में आया सभी को? बताएंगे? समझ आया सभी को? अरे बाबा, इधर बताए थे ना ओवरलैपिंग, ये बताया था ना ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ना क्यूब की ना सैंपल की। क्लियर है? तो ये सैंपल ही तो है, FS और FS1 और FS2। इस FS1 और FS2 यदि मैं इसे ले लेता हूं FS2, तो FS2 के अंदर पर 2 क्यूब आपके पास पर ओवरलैप कर रहे हैं ना, उधर भी आ रहे इधर भी आ रहे। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है क्राइटेरिया आपको समझ में आएगा। अपन आते हैं क्राइटेरिया नंबर 3 पर। क्राइटेरिया 3, ओके। अब क्राइटेरिया 3 पर आते हैं अपन
क्राइटेरिया थर्ड क्या बोलता है? क्राइटेरिया थर्ड बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल सैंपल की स्ट्रेंथ जो है आपके पास पर कम नहीं होनी चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल सैंपल should be greater than equal to FCK minus 3। FCK माइनस 3 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ओके, FCK माइनस 3 से ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल कोई भी लो, FS1, FS2, FS3, FS4, चारों की स्ट्रेंथ रखो, उनमें से कोई भी एक भी कम नहीं होना चाहिए किससे? FCK माइनस 3 से। सर FCK कहां से पता चलेगा? अरे भैया जिस ग्रेड के लिए कंक्रीट बना रहे हो, जिस ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हो वो तो पता होगा ना कि सर मैं M20 का मिक्स ले रहा हूं, 25 का ले रहा हूं, 30 का ले रहा हूं, जिसका ले रहा हूं, तो जो भी टारगेट स्ट्रेंथ होगी वो यहां पर हो जाएगी आपके पास पर, और उसके बाद आप उसमें से माइनस कर निकाल लीजिएगा कि सैंपल की स्ट्रेंथ आपके पास पर उससे 3 माइनस करने से भी कम नहीं होनी चाहिए। पता चला आप M20 का बना रहे हो और एक सैंपल की स्ट्रेंथ है वो 12 आ रही है, एक सैंपल का मीन स्ट्रेंथ है 12 आ रही है, और आप बना रहे हो कितने का? आप 20 माइनस 3 17, मतलब क्यूब की स्ट्रेंथ इतनी कम है वहां पर कि वहां के रिजल्ट वेरिएशन बहुत अजीब तरह के देखने को मिलेंगे। वो कैसे देखने को मिलेंगे? यदि ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं होता है, यदि ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं होता है सरफराज, तो क्या होता है देखेंगे। सर यदि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो क्या देखने को मिलता है? यदि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, जैसे यहां पर बात करता हूं, यहां पर किसी भी क्यूब की स्ट्रेंथ, किसी भी क्यूब की स्ट्रेंथ यदि FS1 और FS2 ये दोनों इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वहां पर हो सकता है आपके पास पर जो कर्व बने, याद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा बन रहा है? वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रहा है कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। यदि आपके पास पर S1, FS1 और FS2 इन दोनों की स्ट्रेंथ यदि इससे कम आती है, मान लीजिए 20 लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, इधर 20 माइनस 3 दैट इज 17। FS1 की वैल्यू के बारे में बात करता हूं, FS1 जो है वो है 12, FS2 जो है वो है 12.5, FS3 जो है दैट इज 15 और FS4 जो है वो है 19। सर एक तो पास कर रहा है ना, FS4 इज ग्रेटर देन FCK माइनस 3, चारों को करना चाहिए, चारों में से एक भी नहीं किया ना तो टेस्ट फेल है। टेस्ट फेल है मतलब ये जो कंक्रीट है वो फेल है, और कंक्रीट फेल है मतलब कंक्रीट को अपन बिल्डिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं इन तीनों के, यदि तीनों के रिजल्ट कम आ रहे हैं, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कम स्ट्रेंथ वाले ज्यादा क्यूब है, कम स्ट्रेंथ वाले ज्यादा क्यूब है। तो यदि मैं यहां पर लिखता हूं तो यहां पर आएगा स्ट्रेंथ और यहां आएंगे नंबर ऑफ क्यूब्स, यहां पर इस एक्सेस पर आएंगे नंबर ऑफ क्यूब्स। तो देखिए आपके पास पर कम स्ट्रेंथ के ज्यादा क्यूब है, ज्यादा स्ट्रेंथ के कम क्यूब है। आ रही है वैसे बात समझ में? तो जब भी ऐसा कोई कर्व बनता दिखता है, जब भी ऐसा कोई कर्व बनता हुआ दिखता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि कर्व कैसा है भैया? आपका पुअर क्वालिटी का है। सर कैसा है वो आपके पास पर? पुअर क्वालिटी का। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? ये कर्व कैसा बना सरफराज? बाकी लोग सभी बताएं। अरे बताऊंगा ना भैया, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो बताऊंगा, लेकिन पहले समझ तो लो कि क्या पूछा जा रहा है। हाँ कौन बोल रहा था भैया रिपीट हो रहा है?
अरे हीरो मेरे, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसे रिपीट नहीं कहते। ये जो आप कह रहे हैं ना कि यहां पर ये दूसरा है, वो दूसरा है, वो FS3 है, FS1, दोनों एक दूसरे के अंदर कॉमन नहीं लिए गए, ये रिजल्ट ही ऐसे आए हैं। इसे बोलते हैं ओवरलैप करना। हो सकता है 13.2 की जगह 14.4 हो जाता, 13.2 की जगह 14.4 हो जाता, मान लीजिए हो जाता, तो तब यही होता। तो ओवरलैप कहने का मतलब है कि एक क्यूब की स्ट्रेंथ को दोनों जगह काउंट कर लेना। आ रही बात समझ में? चलिए, तो अपन यहां थे। तो दिस इज शोइंग यू पुअर क्वालिटी, ये बता रहा है पुअर क्वालिटी का है, क्योंकि कम स्ट्रेंथ के ज्यादा क्यूब है, इसीलिए इसे पुअर क्वालिटी के कंक्रीट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि ऐसी कंडीशन आती है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं मिस्टर एल के, पता नहीं क्या नाम है आपका, लॉकेश, समझ लेता हूं मैं आपको। चलिए, तो यहां पर इस तरह से आपके पास थर्ड क्राइटेरिया जो है वो आपका कुछ इस तरह का डेटा दिखाता है, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर है बात सभी को? मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। कुछ प्री डिफाइंड डेटा मैं आपको देता हूं कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन है, फॉर अ concreting of 50 meter cube are prepared and arranged in sample, check the acceptance चेक द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को चेक करना है आपको। आपके पास पर सैंपल और क्यूब स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया S1, S2, S3 एंड S4।
आपको सॉल्व करना है इसे, क्राइटेरिया मैं बता चुका हूं आप लोग को। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M25। ठीक है, ठीक है, एक एक करके क्राइटेरिया से चेक करें। पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है, पहले तो ये क्वेश्चन देख लिया अपन ने, अब अपन क्राइटेरिया को देखते हैं वापस से। सॉल्व आप लोग को करना है, तभी आप लोग को समझ आ पाएगा कि क्राइटेरिया को यूज कैसे करना है। गलत होने से डरना नहीं है, गलत होगा कॉपी में खराब होगा, एग्जाम में खराब नहीं होगा। ठीक है, जो कोई पूछ रहा था कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, वो भी इसी क्वेश्चन के लास्ट में बता दूंगा मैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्या है, वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब शैल नॉट बी मोर देन 15%। 15% से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो 15% से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने निकाल कर देखा था कि भैया 3 क्यूब दिए तो उनमें से सैंपल की स्ट्रेंथ निकालकर 15% से वेरिएशन चेक कर लिया जाता है, तो उसी को आप यहां पर, तो जैसे ये टेबल बनाया आपने, इसी टेबल को आप आगे एक्सटेंड कर लीजिए और उसी में बाकी का डेटा भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सॉल्व करें। सबसे पहला वाला क्राइटेरिया, तो सबसे पहला वाला क्राइटेरिया यूज करें। क्राइटेरिया 1 इस्तेमाल करें, क्राइटेरिया 1 इस्तेमाल करें, उसमें एक एक कर चीजें सॉल्व करें। एक एक कर क्राइटेरिया इस्तेमाल करिए। हाँ जी, किया सॉल्व। कौन सा वाला दोबारा समझाओ, यहां पर सॉल्व कर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना है। ठीक है, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 1 में एक एक कर देखते हैं। S1 में सबसे पहले अपन किस में देखते हैं, S1 में। S1 में देखो, S1 में मीन निकालो सबसे पहले। S1 के अंदर तो FS1 की वैल्यू क्या होगी, FS1 की वैल्यू निकालिए। 22 प्लस 28 प्लस 26 कितना आ रहा है, 25.33 आ रहा है, निकाल रहे हैं। हाँ वही होगी भाई ऋषिकेश। FS1 की वैल्यू, FS1 की वैल्यू आ गई 25.33। अब ये मत पूछना कैसे आई है, ये कहां से आई भाई, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड कर मीन निकाला अपन ने। ठीक है, अब इससे कितनी कम चल सकती है, सरफराज शिव कुमार, इससे कम कितनी चल सकती है, जल्दी बताओ, इससे कितनी कम हो सकती है, 15% है ना, और इससे ज्यादा कितनी हो सकती है, 15%। तो इससे कम कितनी होगी, 15%। तो आप इससे क्या कर देंगे, तो क्या निकालेंगे, 0.85 ऑफ FS1, 0.8 सॉरी पॉइंट की जगह 1.15 ऑफ
FS1 कितना आ गया पॉइंट, तो ये आ गया आपके पास पर वैल्यू 21.53 एंड 29.13, 21.53 एंड 29.13। ये आया सभी का, सभी का आया। अब सरफराज देखो, जो आपको कर्व से समझ आ रहा था नहीं आ रहा था, उसी चीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं, उसी को अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास पर जो डेटा दिया हुआ था उस डेटा को देखते हैं। हमारे पास पर ये कर्व दी हुई थी सरफराज, ठीक है। इसका मीन डेटा हमने निकाल लिया, इसका मीन डेटा आ गया कितना, 25 पॉइंट कितना था भैया, 25.33। हमारा मिनिमम क्यूब कितने का है, मिनिमम क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी है, देखो 22, और मैक्सिमम कितनी है 28, ये नहीं है 26, मैक्सिमम है 28 और मिनिमम है 22, ठीक है। तो यहां पर अपन पहुंच गए, 22 कम से कम है और 28 ज्यादा से ज्यादा है। यह है प्रैक्टिकल कंडीशन। लेकिन यह क्या कहता है, यह कहता है कि इससे कितना कम चल सकता है, 15% माइनस, और इससे कितना चल सकता है 15% प्लस। क्लियर है। तो वो वैल्यू भी हमने निकाल लिया, वो वैल्यू कितनी आ रही है, वो वैल्यू निकाल लिया। 15% कम कितना आ रहा है, 21.53 तक जा सकते हैं और 29.13 तक जा सकते हैं। मतलब ये हमें कह रहा है कि आपकी जो कर्व है ना वो ऐसी हो सकती है। मीन तो वहीं आ रहा है, दोनों का मीन तो वहीं आ रहा है, लेकिन सरफराज वो आपको क्या कह रहा है, आप कहां तक जा सकते हैं, 21.53 तक जा सकते हैं, और ज्यादा कितना जा सकते हैं, 29.13। मतलब आपके डेटा जो प्रैक्टिकल डेटा है, आपके जो डेटा जो प्रैक्टिकल डेटा है वो इसी की रेंज के अंदर आने चाहिए, इसी की रेंज के अंदर आने चाहिए। तो देखो आ रहे कि नहीं आ रहे, अरे भाई आ रहे कि नहीं आ रहे शिव कुमार, देखो आ रहे उसी की रेंज के अंदर। ये जो ग्रीन लाइन से बताया है ये है एक्चुअल, और ये जो बताया है, जो व्हाइट लाइन से बताया वो क्या बता रहा है, वो है आपके पास पर परमिसेबल या अलाउएबल। इतना परमिट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे भाई आई कि नहीं आई बात समझ में, बाकी लोग जिनको नहीं आया था, सरफराज आपको समझ नहीं आया था, अभी समझ आया क्या? अरे नहीं भैया नहीं, इधर देखो ये क्या लिखा है यहां पर, परमिसिबल। यहां तक की वैल्यू परमिसिबल है और यहां तक की वैल्यू परमिसिबल है, मतलब 21.53 और उससे ज्यादा, 29.13 और उससे कम, यही एक्सेप्ट होंगे। 21.52 हो जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, 29.14 हो जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर है बात सभी को? जिनको कर्व से नहीं आया था समझ में, अभी आया समझ में? ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है कि यह समझ में आया होगा आपको, तो आप इसी तरह से S2, S3, S4 निकाल लेंगे। अरे निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे? ठीक है, चलिए। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ऐसे 4 टेस्ट दे दिया जाए और बोल दे कि इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो क्राइटेरिया फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा है, या इनमें से कौन सा है जिसमें वेरिएशन जो है वो 15% से ज्यादा है। आपको चारों को चेक कर कर निकालना है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा हो सकता है, या फिर बोल देता है कि ये 4 आपको क्यूब्स ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताइए कि कौन सा जो है क्राइटेरिया 1 को फॉलो नहीं कर रहा, 15% से ज्यादा वेरिएशन है। तो आपको FS1, 2, 3, 4 की जगह ये दिए होंगे 1, 2 ऑप्शन A, B, C, D, इनमें से सिलेक्ट करना होगा।
अभी तो हो सकता है कि पूरे के पूरे कर जाए। चलिए अब क्राइटेरिया नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये समझ आया था सभी को क्राइटेरिया नंबर 1। अब इसी में क्राइटेरिया नंबर 2 लगाओ। तो क्राइटेरिया नंबर 2 क्या बोलता है भाई? क्राइटेरिया नंबर 2 बोलता है तो क्राइटेरिया 2 देखें, वो क्या बोलता है? एफ एवरेज शुड बी ग्रेटर देन 0.825 सिग्मा प्लस एफ सी के और एफ सी के प्लस 3 विच एवर इज मोर। अब इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एफ एवरेज। मतलब इसके लिए निकालना पड़ेगा आपको एफ एस वन प्लस एफ एस टू प्लस एफ एस थ्री प्लस एफ एस फोर डिवाइडेड बाय 4। तो एफ एस वन, एफ एस टू, एफ एस थ्री, एफ एस फोर यहां से निकाले सभी, यहां से सभी के आप मीन स्ट्रेंथ निकाले और सभी की मीन स्ट्रेंथ को यहां रखने के बाद सॉल्व करें। क्लियर है बात? मैं सभी की मीन स्ट्रेंथ आपको बता रहा हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। आप लोग निकाल लीजिएगा। तो एफ एस वन है, अभी निकाला था 25.33 प्लस 26 प्लस 33 प्लस 32। इन सभी की जब मीन स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, कहां से? इन सभी को जब ऐड कर कर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो मीन स्ट्रेंथ आ जाएगी और यहां से आप इससे निकालेंगे एवरेज। ये आना चाहिए ज्यादा, किससे? ये आना चाहिए ज्यादा इस डेटा से। इसको रखकर देखते हैं 0.825 सिग्मा। सिग्मा कितना होगा भाई आपका? सिग्मा कितना होगा बताइए, बताया था मैंने आपको। सिग्मा कितना होगा? 4, बिल्कुल सही। प्लस एफसी के किस ग्रेड के कंक्रीट के लिए दिया था? क्वेश्चन में लिखा है सर वो तो M25, तो यहां पर अपन ने 25 या फिर 25 प्लस 3। अब सीधा सा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। 25 प्लस 3 28। तो ये जो वैल्यू होगी वो कम से कम 28 से तो ज्यादा होनी चाहिए। 28 से कम हुआ तब तो वैसे ही फेल हो जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 28 से तो ज्यादा होना चाहिए। अब 28 से ज्यादा 28.5 से 18.5 है तो फिर चेक करना कहीं ये 29 तो नहीं। यदि 29 तो विच एवर इज मोर होगा, तो 29 से चेक किया जाएगा। तो रफली आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। क्लियर है भाई बात? क्लियर है? इसको सॉल्व करने पर आ जाता है 29.08। इसको आप सॉल्व करते हैं, एवरेज निकालते आता है 29.08। क्लियर है? ये कितना हो गया? 28। और ये कितना हो गया? 28.3। सो इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 28.3। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 28, विच एवर इज मैक्सिमम। इन दोनों में से जो मैक्सिमम या मोर है उसे ले लिया। तो 28.3 से ज्यादा या बराबर होना चाहिए 29.08। मतलब ये है तो ये आपके पास पर टेस्ट जो है क्राइटेरिया नंबर 2 को पास कर रहा है। क्लियर है बात सभी को? क्लियर सभी को? सर यदि ये 29.3 होता तो, सर ये 29.3 होता तो, अरे भाई 28 और 29.3 में से कौन ज्यादा होता? विच एवर इज मोर 29.3। और ये क्या है 29.08। अरे सर थोड़ा सा तो जा रहा है। नहीं, फेल मतलब फेल, क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा। उस केस में अपन इसे रिजेक्ट कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो मुझे लगता है कि ये पार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। आ गया सभी को समझ में? आगे बढ़ते हैं क्राइटेरिया नंबर 3 की तरफ पर। आगे बढ़ते हैं क्राइटेरिया नंबर 3 की तरफ पर। क्राइटेरिया नंबर 3 आप सभी को यूज करते आएगा? बताइए आएगा या नहीं आएगा? क्या है क्राइटेरिया नंबर 3? बताइए मुझे। क्राइटेरिया नंबर 3 लिखा था मैंने, क्राइटेरिया 3 क्या था? क्राइटेरिया 3 देखो भाई,
क्या लिखा था मैंने क्राइटेरिया 3? द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल सैंपल एफसी के -3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये है आपके पास पर एफसी के कितना है 25। किसी भी क्यूब की या किसी भी सैंपल की स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए? सैंपल की स्ट्रेंथ 25 - 3 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है सभी सैंपल की स्ट्रेंथ, है ना, सभी सैंपल की स्ट्रेंथ ये है। तो ये थे आपके पास पर डेटा। तो ये आपके पास पर FS1, FS2, FS3, FS4, इनमें से कोई भी कम नहीं होना चाहिए किससे? FC के -3 से। मतलब FC के -3 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कितना? 25 - 3 दैट इज 22। इनमें से कोई भी 22 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितना है, 25.3 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 33 भी नहीं है और 32 भी नहीं है, कोई भी कम नहीं है। तो आपका क्राइटेरिया क्या कर गया? ये भी पास कर गया। क्लियर है? ये भी पास कर गया। हाँ जी, तो एक्सेप्ट करने के लिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, ये याद रखना। हालांकि वैसे तो आपको पता ही रहना चाहिए। टू एक्सेप्ट concrete all criteria should be passed। कंक्रीट को एक्सेप्ट करने के लिए जितने भी क्राइटेरिया आपको दिए गए हैं वो पूरे के पूरे पास करने जरूरी है। कोई एक भी फेल होता है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तीनों के तीनों क्राइटेरिया पास होने चाहिए। क्लियर है मेरी बात? सभी को समझ आए यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है सरफराज? कोई एक क्राइटेरिया पास नहीं हुआ तो फेल हो जाएगा वो, समझ आया? चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब जो लोग सोच रहे हैं कि सर ये पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, और अब आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, तो क्वेश्चन नहीं आएगा। कब? जैसा मैंने दिया है वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब कैसा क्वेश्चन आएगा? कैसा? इस तरह का टेबल देने की जगह वो ऑप्शन ABCD दे देगा और उनमें से बोलेगा कि क्राइटेरिया 1 कौन नहीं फॉलो कर रहा है, 2 कौन नहीं फॉलो कर रहा है, 3 कौन नहीं फॉलो कर रहा है। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। डेटा थोड़े ऐसे दिए जाएंगे जिससे थोड़ा आसान होगा सॉल्व करना। क्लियर है? तो जब भी आप देखते हैं, देखिए SSC JEE के बारे में यदि मैं बात करूं ना, तो SSC JEE जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा सोचने के लिए मजबूर नहीं करता। वो कहता मार्केट में जो चल रहा है ना वही अपन भी चलाएंगे। लेकिन जब दूसरे एग्जाम के बारे में बात करते हैं, यदि आप किसी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के बारे में बात करते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, NBCC के एग्जाम के बारे में बात करते हैं, आप DRDO के आपका DMRC के बारे में बात करते हैं, लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, नोएडा मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, इनके बारे में बात करते हैं, है ना, और यदि आप जल निगम के बारे में बात करते हैं, इन सभी डिपार्टमेंट के जो पेपर है या तो वो कॉपीड होते हैं इधर उधर से, या फिर वो 2-4-5 नए क्वेश्चन दे देते हैं। और यदि वो क्वेश्चन देंगे तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर दे सकते हैं। SSC JEE में मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि इस तरह के क्वेश्चन के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन उसके बाकी एग्जाम में सभी में आने के पूरे चांसेस है। अब इसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन आया है गेट एग्जाम में। गेट एग्जाम में अच्छा सर वहां तो न्यूमेरिकल आएगा। अरे न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आप ये बताइए, नीचे दिए गए, ऐसा क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा सैंपल के लिए, और नीचे दिए में से कौन सा आंसर सही होगा सैंपल के लिए और वेरिएशन के लिए। यदि सैंपल को मैं x से डिनोट कर रहा हूं और वेरिएशन को y से डिनोट कर रहा हूं,
सैंपल को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, सैंपल को एक्स से डिनोट कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर ही था, और वेरिएशन को वाई से डिनोट कर रहा हूं। तो कितने क्यूब और वेरिएशन होंगे? तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। कितने क्यूब और वेरिएशन होगा, है ना, रिस्पेक्टिवली। तो ऐसा लिखा हुआ, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, कितने क्यूब और वेरिएशन होंगे। तो सैंपल तो एक ही होगा, लेकिन इस एक सैंपल के अंदर 3 क्या होंगे, क्यूब होंगे। और क्वेश्चन ने पूछा था क्यूब और वेरिएशन कितना होगा, तो वेरिएशन भी पता है, वेरिएशन कितना होगा आपके पास पर 15%, तो क्यूब 3 और वेरिएशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। क्लियर है बात यहां तक सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़े ऐसे टॉपिक की तरफ पर जो याद रखना पड़ेगा, जो दिमाग में ना ऐसा बोल सकते हो आप, रटना पड़ेगा। सर रटे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा है टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं। समझदारी वाला टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, समझदारी वाला टॉपिक है, समझ में आना चाहिए, साइट पर भी आपको मजबूत करता है टॉपिक। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में यहां से जो डेटा आते हैं वो डेटा में कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर आपका गलत रहेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पड़े रहते हैं। चलिए, ये टॉपिक ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आता है जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कहने का मतलब है कि क्या जो कॉन्क्रीट आपने लगाया है क्या वो ड्यूरेबल है भी या नहीं है। क्या जो आपने आरसीसी स्ट्रक्चर बनाया है क्या वो ड्यूरेबल है भी या नहीं है। क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी टाइम के साथ कम हो रही है, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। तो इन सभी के बारे में बात करो, और खासकर हम बात कर रहे हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इन आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर बात करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट ही आरसीसी है, कंक्रीट को अकेले को नहीं बचाना है, हम आरसीसी के अंदर पर बात कर रहे हैं। अब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के अंदर पर यदि बात करते हैं तो खराब होने वाला जो चीज है, द मटेरियल विच इज सपोज टू डिके, जो खराब हो सकता है, दैट इज नॉट कॉन्क्रीट, वो कॉन्क्रीट नहीं है, दैट इज स्टील रेनफोर्समेंट। वो क्या है, स्टील या रेनफोर्समेंट है। तो इन सच केस, ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए टू इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वी हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द एक्सपोजर कंडीशन एंड टू मोर थिंग। हमें सोचना चाहिए किसके बारे में, एक्सपोजर कंडीशन के बारे में, कि भाई ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये कहां पर जा रहा है, वेयर इज माई स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड, कहां पर बना है। यदि आपने स्ट्रक्चर को बनाया है समुद्री क्षेत्र के पास, समुद्री क्षेत्र के पास हवाएं चल रही है, नमी है उसके अंदर कंटिन्यूसली 24/7, सातों दिन, पूरे साल भर, 10 साल जब तक बिल्डिंग है आसपास पर नमी का माहौल बना हुआ है, वो नमी धीरे 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 अंदर जाएगी और रेनफोर्समेंट को पकड़ेगी और रेनफोर्समेंट को धीरे धीरे डिके करती चली जाएगी, कोरोजन होने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि कंक्रीट के अंदर पानी अंदर ना घुसे, मतलब हम चाहते हैं कि इम्परमिएबिलिटी हो, परमिएबिलिटी ना हो, कंक्रीट आपका इम्परवियस लेयर बनाए, लेकिन एज वी ऑल नो कंक्रीट इज नॉट इम्परवियस। अब कंक्रीट इम्परवियस नहीं है तो सर क्या करें। सर मेरे पास एक अच्छा सा ख्याल है, बताओ भाई क्या है। सर मैं कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाकर बिटुमिन को लेता हूं एक मशीन में, जैसे पेंट करते ना, तो बिटुमिन का पेंट मार देता हूं मैं। अच्छा उससे क्या होगा। सर बिटुमिन जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है और बिटुमिन किसी भी सरफेस से स्टक कर जाएगा क्योंकि एडहेसिव मटेरियल है, तो बाद में क्या होगा, जब नमी आएगी तो वो नमी क्या करेगी, वो बिटुमिन के थ्रू अंदर नहीं जा पाएगी। इसीलिए तो बिटुमिन को डैम प्रूफ कोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता। सही सोचा जिसने भी सोचा, लेकिन उससे गलती हो गई। उससे गलती क्या हो गई, उसने कभी भी खुशबू लिया है तो वो फॉग डीओ की लिया है, कभी बिटुमिन की नहीं लिया।
बिटुमिन की खुशबू लो कैसी आती है? अरे भाई पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है, किससे मिलता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से मिल रहा है आपको क्या? बिटुमिन। तो उसमें आपके खनिज पदार्थों की भी खुशबू आएगी, उसमें पेट्रोल डीजल जैसी खुशबू आएगी। अब आपके घर के अंदर पर ऐसा यदि आपने लेयर चढ़ा रखी है तो वो खुशबू देता रहेगा आपको, और आप कार्बन उसके साथ लेते रहेंगे। यदि टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करेगा? उसके कार्बन कंपाउंड जो रहेंगे, ये कार्बन जो रहेंगे उसके, वो आपके पास पर अलग अलग होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास पर टेम्परेचर बढ़ने पर आपके मॉलिक्यूल जो है वो दूर जाएंगे। हो सकता है एयर के साथ मिल जाए और आपकी सांस के साथ वो अंदर चले जाए, और मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर आपको कैंसर भी हो सकता है। देखो खुशबू तो अच्छी आ ही नहीं रही है, कैंसर अलग से हो जा रहा है ना? तो एक चीज के दो बेनिफिट, नाक भी खराब हो रही है और कैंसर भी हो रहा है। तो इसीलिए वो ऑप्शन सही नहीं है, सोचा सही, ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या किया जाए सर ऐसे इन्वायरमेंट में कंक्रीट को कहो कि भैया तुम पर ही जिम्मेदारी है, तुम ही अपने आप को इम्परमेबल बनाओ। कैसे बनाओगे? कंक्रीट कहता है कि सर मेरी क्वालिटी बढ़ाओगे, मेरी ग्रेड बढ़ाओगे तो मैं इम्परमिएबल होना चालू हो जाऊंगा। M20 के कंपैरेटिवली M30 जो रहता है ज्यादा इम्परमिएबल होता है, M30 के कंपैरेटिवली M60 जो रहता है वो ज्यादा इम्परमिएबल होता है। अच्छा सर तो जहां 20 की जरूरत है वहां 60 लगा दूं क्या? अरे भैया पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये तो सोचो कि जगह कैसी है। तो सर मुझे बताओ ना कैसी जगह, कौन सा कंक्रीट, तो वही चीज देखने वाले हैं। कैसी जगह होगी, कैसी कंडीशन होगी, तो वहां कौन सा ग्रेड का कंक्रीट लगाया जाएगा। यदि आपको पता रहेगा तो एग्जाम में एग्जाम्पल दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कंक्रीट कौन सा लगाएंगे। आ रही बात समझ में? अभी तक की जितनी बातें मैंने आप लोगों से किया, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए। क्लियर है? चलिए तो अब हम बात करते हैं किस बारे में? अब हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में। किसके बारे में? ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में। चलिए ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोग को बात किया कि ड्यूरेबिलिटी, पहली बात तो ड्यूरेबिलिटी क्या होता है सर हमें तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब नहीं पता। पहले तो आप उसका मतलब बताइए। क्या है भाई शिव कुमार, पता है कि नहीं पता है? बताइए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब तक बिल्डिंग ना गिरे तब तक होता है ड्यूरेबिलिटी। यस और नो? नो, बिल्कुल सही। अरे भाई यस लिख रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है परफॉर्मेंस लाइफ। परफॉर्मेंस लाइफ। आप एक कार चला रहे हैं, कार में टायर लगा हुआ है आपके। अब टायर आपका, आपने कहा जब तक चलेगा, जब तक फट नहीं जाएगा, चलते चलाते एकदम बीच में से फट नहीं जाएगा, तब तक हम टायर चलाएंगे। तो वो उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करना नहीं हुआ। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस टायर का काम क्या है? टायर आपको एक ग्रिप प्रोवाइड करता है रोड सरफेस से। जब टायर आपका ग्रिप प्रोवाइड करना बंद कर दे, टायर तो जिंदा है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि टायर को टाइम के टाइम अपन उसका मेंटेनेंस कराते रहे तो टायर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। बाइक हमने खरीदा सर्विस सेंटर से, सॉरी आपका डीलर के पास से, और बाइक को चलाया कब तक? जब तक बाइक कहीं जाकर खड़ी ना हो जाए। तेल डलाते जा रहे हैं, ऑयल कुछ नहीं चेंज करा रहे, क्या हुआ? बाइक का इंजन सीज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने उसका मेंटेनेंस नहीं कराया था, इसलिए उसकी लाइफ ही खत्म हो गया, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। बिल्डिंग में सर इसे कैसे देखा जाएगा? बिल्डिंग में देखा जाएगा, आप घर पर बैठे हो छत के नीचे, जैसा ही मैं जहां पर बैठा हूं, यहां पर बाहर पर बारिश हो रही है। अब बाहर पर बारिश हो रही है, मैं तो सेफ हूं ना, अंदर हूं, लेकिन यही पानी अंदर आने लगे तो छत की ड्यूरेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई, कम हो गई? अरे भैया छत मैंने इसलिए बनाया था कि वाटर ना आए अंदर, वाटर अंदर आने लगा, दैट मीन्स ड्यूरेबिलिटी ऑफ रूफ और स्लैब इज डिक्रीजेस टाइम बाय टाइम। क्रैक्स आ गए जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा है। आ रही है बात समझ में सभी को? ओके तो इस तरह से बिल्डिंग में ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं। फ्लोर में कैसे चेक करते हैं ड्यूरेबिलिटी? सर मैं फ्लोर में चल रहा हूं, जगह जगह पर जैसे मैं पैर रख रहा हूं वैसे मुझे एक साउंड महसूस हो रहा है, एक वाइब्रेशन की, यहां डैम्पनेस आ गई है, यहां कुछ तो यहां पर आपके पास पर टाइल्स जो है वो आपके फ्लोर के साथ पर नहीं जुड़ा हुआ है, टाइल्स निकल रहा है अलग अलग। मैं जितने आसानी से पहले चल पाता था उतने आसानी से नहीं चल पा रहा हूं, ड्यूरेबिलिटी कम हो रही है।
आ रही है बात समझ में? ओके, क्लियर? चलिए, तो परफॉर्मेंस लाइफ से आप लोग को समझ में आता है। अब ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करता हूं। ड्यूरेबिलिटी के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता करना होगा सबसे पहले एक्सपोजर कंडीशन। अब एक्सपोजर कंडीशन कौन कौन सी होती है भाई? पढ़ रखा है सभी ने? हाँ जी, पढ़ रखा है क्या एक्सपोजर कंडीशन क्या क्या होती है? अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन होती है। कौन कौन सी एक्सपोजर कंडीशन होती है बताएंगे? बताइए मुझे, एक्सपोजर कंडीशन कौन कौन सी पढ़ रखी है? हाँ जी, कौन कौन सी एक्सपोजर कंडीशन पढ़ रखी है आपने? सबसे पहले मैं बात करता हूं, दैट इज माइल्ड। माइल्ड कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट ने स्ट्रक्चर को खराब करने का इरादा नहीं बनाया है। सीधी सी बात है। सर रेनफॉल हो रही है, बहुत कम हो रही है, बहुत कम बारिश होती है जिस क्षेत्र में, हो नहीं रही है, होती है। 10 साल 15 साल 20 साल का रिकॉर्ड हमारे पास पर है। वो ये बोलता है इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है। तो बारिश से स्ट्रक्चर के खराब होने के चांसेस है नहीं। स्ट्रक्चर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेनफॉल, स्ट्रक्चर रेनफॉल से बचा हुआ है। लेकिन वहां पर बारिश होती है तेज, और हमें उस तेज बारिश से बचाना है। तो बारिश जो होती है थोड़ी मॉडरेट लेवल की होती है। ये हो गई बारिश के बारे में बात। और भी कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको इसी के साथ बताऊंगा। बारिश बहुत तेज हो रही है जैसे मुंबई में होती है, और हम स्ट्रक्चर को बचा नहीं पाएंगे क्योंकि 24 घंटे होती है, साल भर होती है बारिश ऐसी। तो क्या करेंगे? 6 महीने 8 महीने बारिश होती है, तो क्या करेंगे? नहीं बचा पाएंगे। तो वैसी कंडीशन हो गई आपके पास पर सीवियर, जब आपके हाथ से बाजी निकलते जा रही है, सीवियर कंडीशन। बारिश का काम खत्म। बारिश या तो नहीं, या तो कम होगी या तो बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा हो रही है और स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, तो ये बहुत कम हो रही है और स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो माइल्ड। नेक्स्ट आते हैं वेरी सीवियर। इनके एग्जाम्पल मैं अभी आपको साथ ही साथ लिखाऊंगा। और सबसे लास्ट आता है एक्सट्रीम। इनके अंदर के कौन से एग्जाम्पल है वो आपको बताता चले जाऊंगा। सो दीज आर दी एक्सपोजर कंडीशन। ये है आपके पास पर 5 एक्सपोजर कंडीशन। क्लियर है? इन 5 एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस पर हम स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को अचीव करेंगे। अलग अलग जगह, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप इंजीनियर थे, कहां पर? मान लीजिए आप लखनऊ में इंजीनियर हैं, बढ़िया लखनऊ में काम चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप इंजीनियर हैं, आप लखनऊ में घर बना रहे हैं, बढ़िया बना दिया। आपकी शादी हो गई। आपकी शादी होने के बाद आपके ससुर जी ने आपको कहा कि मुंबई में कंपनी हमने बात कर लिया, जाओ वहां जाकर जॉब करो, बढ़िया पगार मिलेगा। आपने कहा कि चलिए बढ़िया है। ससुर जी ने हमें यहाँ पर 20,000 में कर रहे थे, ससुर जी ने वहां 80,000 वाली कंपनी में करवा दिया, बढ़िया हम जाते हैं वहां पर। अब फील नहीं करना है ना, सुनना बस। तो आप चले गए भाई वहां पर जॉब करने के लिए। अब जॉब करने के लिए चले गए, इंजीनियर तो आप वही हैं। आपने कहा भैया लखनऊ में बिल्डिंग टिक जाती तो यहां पर भी टिकेगी। नहीं, लखनऊ का एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन अलग है और मुंबई का एक्सपोजर कंडीशन अलग है। लेकिन एक्सपोजर कंडीशन अलग अलग है, लेकिन आपको लाइफ दोनों की सेम बनानी है। मतलब यदि आप 2010 में एक बिल्डिंग बनाते हैं तो 2010 की बिल्डिंग जो लखनऊ और मुंबई में बनी है, 2010 के बाद दोनों की लाइफ सेम ही होनी चाहिए। सर कैसे हो जाएगी? एनवायरमेंट दोनों पर अलग अलग है। हाँ, तो आप ऐसी कंडीशन लो ना, आप ऐसे क्राइटेरिया लो ना, आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट इस तरह से सिलेक्ट करो ना जिसके बेसिस पर दोनों बिल्डिंग की लाइफ सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर लखनऊ में बनाते तो 50 साल, मुंबई की बात है सर 20 साल ही चल पाएगी बिल्डिंग, ऐसे नहीं। तो आपको बिल्डिंग इस तरह से बनानी है कि लखनऊ और मुंबई दोनों जगह ही उसकी लाइफ क्या हो? सेम हो। क्लियर है बात? समझ आई बात? समझ आई नहीं आई बात? बताइए यस और नो। ओके, तो इसीलिए इन सभी कंडीशन को पढ़ा जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं? हम बना रहे हैं आरसीसी स्ट्रक्चर। अब आरसीसी स्ट्रक्चर में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसके लिए? आपके इन पर्टिकुलर एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस पर, है ना।
सो to maintain durability of RCC structure, two basic things should be studied carefully. यदि आप स्ट्रक्चर की आरसीसी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो दो चीजों को आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा, पढ़ना होगा. अब वो क्या है देखते हैं एक एक करके. वो है आपके पास पर फर्स्ट इज ग्रेड ऑफ concrete, grade of concrete, and second is cover to reinforcement. reinforcement के लिए कवर और ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये दोनों चीजें जो रहेगा आपका वो इन पर्टिकुलर एक्सपोजर कंडीशन के अंदर पर अलग अलग होगा. यदि सेम ही लाइफ चाहिए तो यहां पर आपके पास पर एनवायरमेंट हार्म नहीं पहुंचा रहा है तो यहां ग्रेड ऑफ कंक्रीट और कवर टू रेनफोर्समेंट कम रहेगा. यहां पर एनवायरमेंट बहुत हार्म पहुंचा रहा है तो यहां पर क्या करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और रेनफोर्समेंट दोनों ही, वो कवर टू रेनफोर्समेंट दोनों ही ज्यादा रहेगा. ठीक है, क्लियर है बात. ग्रेड ऑफ कंक्रीट से क्या होगा सर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसकी सभी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंपरमिएबिलिटी भी बढ़ेगी. क्लियर है बात, क्लियर है. चलिए, तो इतना आपको पता रहना चाहिए, है ना. तो यहां पर मैं बात करता हूं, सो इसी के लिए बात करता हूं. ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आपको ध्यान रखना है तो आपके पास पर है एक्सपोजर कंडीशन. एक्सपोजर कंडीशन कौन सी है आपके पास पर, माइल्ड, एक्सपोजर कंडीशन है आपके पास पर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम. ग्रेड क्या आपको सजेस्ट किया गया है, मिनिमम. ग्रेड कितना, मिनिमम. इतना डेटा आपको याद ही रखना है किसी भी तरह से. M20 सर एक ही याद रखना, बाकी याद नहीं रखना. हाँ, 20 + 5 करते चले जाओ, कितना हो जाएगा, 25, 30, 35, 40. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम, ये चार है आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट. तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और रेनफोर्समेंट के कवर के बारे में हमने बात किया था ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए. तो ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट और कवर की जरूरत होती है. तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन माइल्ड, मॉडरेट और बाकी एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से ये होगा. क्लियर है बात.
क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं किसके बारे में, कवर टू रेनफोर्समेंट के बारे में। कवर टू रेनफोर्समेंट, अब सबसे पहला चीज तो है कवर के बारे में पता चले। जब कवर के बारे में पता चलेगा तब अपन उसके बारे में उसकी वैल्यूज को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन कवर के बारे में बात करते हैं। कवर का मैं अभी लेटेस्ट रिवीजन ही बता रहा हूं, अभी कैसे याद रखा जाता है उसी के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कुछ टर्म्स है जिसमें आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। दैट इज क्लियर कवर बोले, नॉमिनल कवर बोले, या फिर मिनिमम कवर बोले, तीनों एक ही चीज होता है। नॉमिनल कवर, क्लियर कवर या मिनिमम कवर, तीनों के तीनों एक ही चीज होता है। क्या होता है इसका डेफिनेशन? IS 456/2000 क्या देता है? The clear distance of steel bar from nearby edge of section. The clear distance of steel bar from nearby edge of the section. कैसे? थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक बीम है, ठीक है, बीम का क्रॉस सेक्शन है। अब आप कहोगे सर ये बीम ऐसे कैसे दिख रही है? तो भैया ये बीम का कौन सा पार्ट है मैं बता दे रहा हूं। कभी भी बीम मैं ऐसे ही बनाऊंगा, कभी बीम बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा। ऐसे बनाऊंगा क्या? नहीं, मैं ये पार्ट बनाऊंगा। ये है क्रॉस सेक्शन, ये है लेंथ, ये पता रहना चाहिए आपको। ये क्या है? दिस इज लेंथ, है ना? इसे क्या बोलते हैं? दिस इज लेंथ ऑफ बीम, दिस इज इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? विड्थ। एंड इसे बोलते हैं क्या? डेप्थ। एंड ये क्या होता है भाई? दिस इज व्हाट? दिस इज विच सेक्शन? दिस इज क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? तो मैं जब भी बताऊंगा क्रॉस सेक्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में ही रेनफोर्समेंट एक्चुअली दिख पाएगा। यदि रेनफोर्समेंट लगाओगे ना तो वो यहां से कुछ इस तरह से दिख पाएंगे, इस तरह से। तो इसलिए मैं हमेशा क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करूं। ठीक है, ठीक है भैया। ऐसा तो नहीं सर क्या बना दे रहे हैं आप? अब ये नहीं कि लेंथ विड्थ और डेप्थ को आपने को याद रखना था, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये याद रहेगा आपको, अभी इतनी बार बन जाएगा डायग्राम। चलिए, तो हम बात करते हैं बीम के बारे में। ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। यहां पर आपने रेनफोर्समेंट लगाया है। चलिए मैं रेनफोर्समेंट को ही लगाता हूं पहले।
ये रेनफोर्समेंट, ये जो है आपके पास पर ध्यान से देखते जाइए, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम विड्थ ऑफ बीम। इसे मैं स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अब लगाते हैं हम रेनफोर्समेंट, मेन बार लगाते हैं, थोड़े से बड़े साइज के हो रहे हैं, इसकी जगह मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये है रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब ये है डेप्थ ऑफ बीम, क्या है ये, डेप्थ ऑफ बीम। इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से, इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल डी से, ठीक है। ये है आपके पास पर सेंटर ऑफ द बार से, इस डेप्थ को कहा जाता है डेप्थ को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ, ओके। इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है इफेक्टिव कवर। क्यों बोला जाता है इफेक्टिव कवर अभी बताऊंगा, लेकिन क्लियर कवर को ध्यान से देखना है। क्लियर कवर किस पार्ट को बोला जाता है, क्लियर कवर किस पार्ट को बोला जाता है, ये रेनफोर्समेंट के बॉटम से, ये जो रेनफोर्समेंट लगा है इसके बॉटम से ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसे, क्लियर कवर। क्या बोला जाता है इसे, क्लियर कवर। दिस पार्ट इज क्लियर कवर। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन क्या था, क्लियर डिस्टेंस ऑफ स्टील बार फ्रॉम द नियर एज ऑफ द सेक्शन। ये जो रेनफोर्समेंट था जिसको मैं येलो कलर से डार्क कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, ये जो रेनफोर्समेंट अब जिसको मैंने येलो कलर से डार्क कर दिया, ये कौन सा रेनफोर्समेंट है, इसे हम शियर रेनफोर्समेंट या स्टीरअप्स भी बोलते हैं, इसे शियर रेनफोर्समेंट या स्टीरअप भी बोला जाता है। क्लियर है, दिख रहा है आपको। तो इस येलो वाले रेनफोर्समेंट के बॉटम से
इस येलो वाले रेनफोर्समेंट के बॉटम से जो डिस्टेंस आएगी, क्लियर डिस्टेंस होगी कंक्रीट की, उसे क्या बोला जाएगा? उसे क्या बोला जाएगा? क्लियर कवर, नॉमिनल कवर या मिनिमम कवर। क्लियर है बात? उसे क्या बोला जाएगा? क्लियर कवर, नॉमिनल कवर या मिनिमम कवर। क्लियर है बात सभी को? और इफेक्टिव कवर कहने का मतलब क्या है? देखिए, कवर क्यों दिया जाता है? सबसे पहली चीज है कवर क्यों दिया जाता है। कवर का मतलब क्या होता है? अरे हम जब ठंड लगती है, ठंड का सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, तो हम क्या करते हैं? इन दैट सीजन व्हाट वी डू, हम स्वेटर वियर कर लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। ठंड ज्यादा लगे तो स्वेटर के ऊपर एक स्वेटर, और ठंड ज्यादा लगे तो एक और स्वेटर। हम क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम हमारी बॉडी को कवर करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे, कवर करते जा रहे हैं। हरी बात समझ? तो वही चीज यहां पर भी हो रहा है कि रेनफोर्समेंट एनवायरमेंट से खराब ना हो तो उसे कवर किया जा रहा है। किससे कवर किया जा रहा है? कंक्रीट से कवर किया जा रहा है। तो जितनी एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन होगी, तो जितनी एक्सट्रीम या जितनी सीवियर आपके पास पर एक्सपोजर कंडीशन होगी, कवर की थिकनेस उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है बात? और जितनी कम होगी एक्सपोजर कंडीशन का सीवियरिटी, जितना कम होगा उतना कम होगा क्लियर कवर। क्लियर है? चलिए, तो मुझे लगता है कि क्लियर कवर आपको समझ में आया होगा। अब इफेक्टिव कवर कहने का मतलब है क्लियर कवर का इफेक्ट कहां तक होना चाहिए। क्लियर कवर बनाया गया है रेनफोर्समेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। रेनफोर्समेंट के किस पार्ट को? रेनफोर्समेंट अपना मैक्सिमम रेजिस्टेंस करेगा अपनी सीजी से। यदि वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अपने सीजी पार्ट से करने वाला है, फिर से बोल रहा हूं, यदि एक आपके पास पर रेनफोर्समेंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है अपनी सीजी से, यदि वो अपनी सीजी से मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो सीजी तक कितना कवर पहुंच गया है? रेनफोर्समेंट की सरफेस खराब हो जाए चल जाएगा, लेकिन उसकी सीजी तक का पार्ट खराब नहीं होना चाहिए। तो सेंटर तक का पार्ट, सीजी तक का पार्ट खराब ना हो, सेंट्रॉइड तक का पार्ट खराब ना हो, तो वहां तक कितना इफेक्ट है कवर का, उसी को बोला जाता है इफेक्टिव कवर। इफेक्ट ऑफ कवर टू द सेंट्रॉइड ऑफ द बार इज नोन एज इफेक्टिव कवर। तो दिस इज इफेक्टिव कवर। और उसके ऊपर जो डेप्थ बच जाती है वो इफेक्टिव डेप्थ बच जाती है। वो उतनी डेप्थ है जिसके अंदर रेजिस्टेंस देखा जाएगा अगेंस्ट लोडिंग, अगेंस्ट मूवमेंट। क्लियर है? तो यहां पर जो टर्म्स लिखे हैं उन टर्म्स का मैं मतलब लिख देता हूं। यहां पर बी जो है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है विड्थ ऑफ बीम। कैपिटल डी क्या बता रहा है? वो बता रहा है ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। स्मॉल डी जो है वो बता रहा है क्या? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। क्लियर है? बी, कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये तीनों टर्म आपको पता रहने चाहिए। आगे तक, लास्ट तक काम आएगा। जिस दिन सब्जेक्ट खत्म होगा ना, तब तक काम आएगा। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? अब बात करेंगे इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर के अंदर कवर तो है ही है, ध्यान से देखे। इफेक्टिव कवर के अंदर क्लियर कवर तो है ही है, प्लस आपके साथ पर है स्टीरअप्स और हाफ ऑफ द मेन बार। प्लस स्टीरअप और हाफ ऑफ द मेन बार भी है, मतलब इतना पार्ट भी है आपके। ओके, तो इतना पार्ट भी है आपके पास पर। तो इसके लिए जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, तो इसे इफेक्टिव कवर को पता करने के लिए इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा इफेक्टिव कवर बताएंगे? इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा बताएंगे भाई? हाँ जी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? 7 बजे से भाई बाकी लोगों से ये पूछा करो, इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा?
क्लियर कवर, क्योंकि क्लियर कवर तो उसी के अंदर है, क्लियर कवर प्लस स्टीरप्स का पूरा डाया, ये डायमीटर का सिंबल किसका, स्टीरप्स का, प्लस मेन बार का कितना डाया, मेन बार का, इसे बोला जाता है मेन बार। मेन बार का डाया कितना हो जाएगा, मेन बार का डाया हो जाएगा हाफ। क्यों बोला जाता है उसे मेन बार, बताऊंगा आपको आगे जब अपन पढ़ेंगे तब, वहां बताऊंगा। तो ये क्या कहलाता है आपके पास पर, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेन बार। ओके, तो दिस इज इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या याद रखा जा सकता है, नहीं सर, हमेशा सरिया चेंज होगा, डाया चेंज होगी तो इफेक्टिव कवर चेंज होगा। क्या याद रखा जा सकता है, क्लियर कवर। तो क्लियर कवर के डेटा मैं आप लोग को दे रहा हूं, क्लियर कवर के डेटा आपको याद रखने होंगे, क्लियर कवर के डेटा ही आपसे पूछे भी जाएंगे। क्लियर है, तो इतना आप लोग को पार्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर है, इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तब मैं बात करता हूं क्लियर कवर के बारे में, एकदम ध्यान से समझना है। आप लोगों को मैंने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर ये सभी एक्सपोजर कंडीशन बताया, ठीक है। अब इन्हीं सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस पर हम बात करेंगे, इन्हीं सीवियर एक्सपोजर कंडीशन या इन्हीं एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस पर हम कवर की बात करते हैं। मिनिमम क्लियर कवर ऑफ आरसीसी with respect to exposure condition, एक्सपोजर कंडीशन के रिस्पेक्टिव। तो एक्सपोजर कंडीशन आपकी क्या है, और कवर, मिनिमम कवर या क्लियर कवर क्या है। एक्सपोजर कंडीशन क्या है आपके पास पर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। इन सभी के लिए आपको कवर दे रखा है। कितना कवर दे रखा है, हाँ जी, किसी को याद, जल्दी बताइए। 20, 30, 45, 50, 75 mm। सर ये बीम का है, स्लैब का है, कॉलम का है, फुटिंग का है, किसका है, किसी का नहीं है, लेकिन है सभी का। जब भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन होगी तब आपको कवर कुछ नहीं पता तो आप ये बता सकते हैं। लेकिन सर यदि उसने हमसे पूछ दिया कि आप बताएं मुझे किसके रिस्पेक्टिव, आप मुझे बताएं कवर विथ रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग एलिमेंट। बिल्डिंग एलिमेंट उसने बोल दिया, बिल्डिंग एलिमेंट के बेसिस पर बताना है, तो यहां पर बताता हूं मैं आपको बिल्डिंग एलिमेंट के बेसिस पर।
क्लियर कवर ऑफ building element as per SP34 कोड के बेसिस पर, एंड दिस इज एज पर IS 456 सर वो भी याद रखना पड़ेगा क्या? अरे इसी कोड का सप्लीमेंट्री कोड है, इस कोड के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो उसका रेनफोर्समेंट कैसे लगाओगे वो इस कोड में दिया है SP34 में। तो SP34 के अकॉर्डिंग जो डेटा दे रखा है वो बता रहा हूं आपको। ओके चलिए अब बात करते हैं बिल्डिंग एलिमेंट। बिल्डिंग के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले हम बात करते हैं स्लैब, फिर बीम, फिर कॉलम, फिर फुटिंग। ओके, इन चारों मेंबर के लिए क्या कवर दे रखा है, लेकिन ये कवर भी किसके रिस्पेक्टिव होना चाहिए? कवर तो दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर कंडीशन, कवर दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर कंडीशन, दिया जाता है ना भाई? हाँ सर दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोजर कंडीशन। तो एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस पर बात करें तो एक्सपोजर कंडीशन है आपके पास पर कौन कौन सी? माइल्ड एंड मॉडरेट को एक ही में रखा गया है। फिर उसके बाद मॉडरेट के बाद कौन सी आती है सर? सीवियर आती है। फिर क्या आता है सर? फिर वेरी सीवियर आता है। फिर क्या आता है भाई? फिर आता है एक्सट्रीम। ठीक है, अब इनको याद रखना है, स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, इन सभी को याद रखना है। एक एक कर बता रहा हूं डेटा। 20 सब mm में है। इसके ऊपर एक स्टार लगा रहा हूं, क्या है उसका मतलब बताऊंगा। बीम 25 mm, कॉलम 40 mm, फुटिंग 50 mm। सर अब यहां के हिसाब से तो 25 mm दिया ही नहीं है और यहां के हिसाब से तो 25 mm है। अरे जब कुछ भी नहीं बताया ना, बिल्डिंग एलिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया ना, बोल रहा बीम, स्लैब, फुटिंग, कॉलम, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, बस वो बोल रहा माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में कितना कवर होगा तो ये बता देना। बोला एक्सट्रीम में कितना तो बताना 75 होगा। बोला किसी और में तो बताना यहां से। लेकिन वो बोलता बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग में किसी एक चीज का नाम ले लेता है, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, ऐसा कुछ बोल देता है, तो फिर यहां से कवर बताना। क्लियर है बात? यही कंफ्यूजन होता है और यही से आंसर चेंज हो जाते हैं। क्लियर है बात? अरे एग्जाम्पल बताऊंगा सुमित कुमार, एग्जाम्पल नहीं जान रहे हो तभी कोई दिक्कत हो रही है क्या? अभी जो डेटा बता रहा हूं डेटा याद रखना है, एग्जाम्पल भी बताऊंगा और उन सभी को फिर एग्जाम्पल के साथ लिखूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी जो बता रहा हूं उसको देखिए ध्यान से। क्लियर है? चलिए अब बाकी के भी कवर याद रखना है। मैं बाकी के कवर याद रखने के लिए बोलता हूं, अरे मत रखो याद। आपको अरे सर आगे तो एग्जाम में क्या करेंगे, मैं कहता हूं ये याद है क्या? सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम याद है क्या? हाँ सर ये तो याद है, 45, 50 और 75। तो यहां पर 45 से कम नहीं, यहां 50 से कम नहीं और यहां 75 से कम नहीं होना नहीं चाहिए। मतलब सीवियर 45 से कम नहीं होना चाहिए, वेरी सीवियर 50 से कम नहीं होना चाहिए और एक्सट्रीम 75 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनको चेंज करें, इनको चेंज करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं और करें चेंज। तो ये किससे कम नहीं होना चाहिए? 45 से कम नहीं। 20 को कितना बना दो? 45 mm। 45 से कम नहीं 25 को कितना बता दो? 45 mm। 45 से कम नहीं 40 को कितना बता दो? 45 mm। 45 से कम नहीं 50 को 45 बनाएंगे, 50 ही रहने देंगे। हाँ जी, 50 को 45 बनाएंगे, 50 ही रहने देंगे, 50 ही रहने देंगे सर, कम नहीं बोला है ना सर, 50 ही रहने देंगे। ये वेरी सीवियर, वेरी सीवियर किससे कम नहीं होना चाहिए? 50 से कम नहीं। सभी को क्या कर दो? 50 कर दो।
याद रखना आसान है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम के लिए कितना है 75 मिनिमम कवर, तो सभी को 75 रख दो, 75 रख दो सभी। क्लियर है बात सभी को, याद रहेगा। अब आप देखिए इन सभी को एक कलर से लिखा हूं मैंने और इस ग्रीन को एक कलर से लिख रखा हूं। इस पूरे टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इस पूरे जो आपको स्लाइड दिख रही है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। क्लियर है बात सभी को, सभी को क्लियर है बात, क्लियर है सभी को बात, ओके। हाँ जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेते हैं अपन। तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट समझ में आया होगा आपको सभी को। कल इसी के आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, जो आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हमें वो बताना है आपको, एग्जाम्पल्स बताएंगे, तो हाँ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्लाइड का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने पढ़ लिया था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन का पार्ट ये सभी को पता है, आपने मैंने ये लिखाया था आप लोग को स्टार्टिंग में, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लेते जाए, हाँ बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। स्लाइड नंबर 1 है ना, देखते जाओ, यहां भी लिखा है 1/14 है, 14 स्लाइड उनमें से पहली, सेकंड, थर्ड, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ही नीचे वाली लाइन लिख लेंगे तो भी बहुत है, फोर्थ, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम्पल सहित लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल लिखोगे तो कल को जब देखोगे कॉपी में तो पता चलेगा। फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके, सेवंथ, जो एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, ठीक है, एट्थ, नाइन्थ, बिल्कुल करेंगे भैया, अभी कुछ दिनों से करेंगे 3 घंटे का क्लास। 10th, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था रेंज क्या होगा, परमिसिबल रेंज और एक्चुअल रेंज, ये आपको जो सरफराज समझ नहीं आया था, ऋषिकेश समझ नहीं आया होगा, तो ये वाला देखना भाई, शिव कुमार, ये तो मैंने एक क्वेश्चन वाला बताया था, इसकी जरूरत नहीं है स्लाइड की। यहां से ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और एक और चीज, रुक जाइए मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, यदि ऊपर चला गया है तो। अभी क्लियर है, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड, ये क्लियर है। 1-2 दिन के बाद मैं यही इसी पार्ट से आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप लोग को ये डेटा याद रखने पड़ेंगे। अब कैसे क्वेश्चन पूछूंगा वो उस दिन बताऊंगा, जब क्वेश्चन दूंगा उसके बाद आपको समझना है बाकी की चीजें, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहां पर खत्म करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पर और आगे का पार्ट जानेंगे। कल देखेंगे अपन स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अलग अलग, सॉरी टेस्ट ऑफ कंक्रीट, तो टेस्ट कौन कौन से करते हैं जिससे अलग अलग स्ट्रेंथ पता चलती है, ठीक है। कल मिलते हैं, टेक केयर एंड बी सेफ।